मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं फोर्थ सेंस के बारे में, टेस्टिंग प्रोसेस के बारे में। एक एक सेंस के बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, जिससे कि ये समझ पाए हम कि इन सेंसेस की क्या लिमिट है, जिससे कि हम इनका जो असमर्थता है इतना समझने के लिए वो समझ पाएंगे इन सेंसेस के बारे में, नहीं तो फिर हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हमने ये डिटेल में सीरीज स्टार्ट की है। और ये भगवत गीता का फर्स्ट चैप्टर का 15वां वर्ष हम डिस्कस करेंगे। और ये इस लोग संजय बोल रहे हैं कि पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम ददमो महासंख्यम भीमकर्मावृकोदरा। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। तो भगवान कृष्ण ने जो शंख बजाया उसका नाम था क्या? पांचजन्य। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक शंख बजाया। तो सबके शंखों के नाम भी दिए गए हैं। आप देखो ये सबके नाम दिए गए हैं, तो कैसे चीजें माइथोलॉजी हो सकती है कि नहीं? हर चीज का नाम दिया गया है यहाँ पर। भीम ने पौंड्र नामक शंख बजाया और अर्जुन ने देवदत्त और भगवान कृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाया। और इसके परपट में थोड़ा आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो हम समझते हैं। इन इंद्रियों के बारे में ही आज बताया गया है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है, क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। तो ऋषिकेश का मतलब होता है ऋषि मतलब इंद्रियां, केश मतलब स्वामी। तो इंद्रियों के समस्त स्वामी, समस्त इंद्रियों के स्वामी कौन है? भगवान कृष्ण। और सारे जीव उनके विभिन्नांश हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। अब ये इंद्रियां हमको इसलिए बताया जाता है ना, इसलिए ये कहा जाता है कि जब तक ये इंद्रियां भगवान की सेवा में नहीं लगेंगी, मतलब ये इंद्रियां हमारी जितनी भी सेंसेस हैं, ये इंद्रियां अगर भगवान की सेवा में नहीं लगेंगी तो इन पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। मतलब अपने प्रयास से इन पर बस में नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि जब ये इंद्रियों के स्वामी, इनके स्वामी कौन है? भगवान कृष्ण। तो जब इनके स्वामी की सेवा में जब लगती हैं तो परफेक्टली क्या हो जाती है? कंट्रोल हो जाती हैं। इनको एंगेजमेंट भी मिल जाता है और आनंद भी मिलता है। तो इस तरीके से क्या होता है, इसको बोलते हैं परफेक्ट कंट्रोल। अब चूंकि निर्विशेषवादी, यहाँ पर निर्विशेषवादी कौन है? निर्विशेषवादी वो लोग होते हैं जो कि भगवान के स्वरूप को नहीं मानते। वो क्या मानते हैं? वो मानते हैं
कि भगवान एक निराकार हैं, भगवान एक एनर्जी है, भगवान एक स्वरूप नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर भगवान हमको अपना स्वरूप दे सकते हैं तो उनका खुद स्वरूप नहीं ले सकते। उनका खुद स्वरूप है। उनको निराकार इस सेंस में बोला जाता है कि उनका आकार हमारे जैसा नहीं है। उनका आकार इन भौतिक तत्वों का नहीं बना, उनका आकार, उनका स्वरूप दिव्य है, दिव्य दिव्य तत्वों से मिलकर बना है, सच्चिदानंद विग्रह है, इसलिए ऐसा बोला जाता है। लेकिन हम ऐसा क्यों समझने लगते हैं कि निर्विशेषवादी है? क्योंकि हम अभी उनसे डायरेक्टली तो कम्युनिकेशन हुआ नहीं, तो हम सोचते हैं अरे भगवान तो पूरे व्याप्त हैं संसार में, तो क्या निराकार होने चाहिए, है ना। तो भगवान छोटे से छोटे भी हो सकते हैं, बड़े से बड़े भी हो सकते हैं। यही मतलब हम हमारा समस्या क्या है कि हमारे इस संसार में जो भी एक्सपीरियंस है उससे कंपैरिजन करते हैं भगवान को। तो इस संसार में जो भी हम देख रहे हैं या फिर जो भी महसूस कर रहे हैं या फिर जो भी ज्ञान ले रहे हैं वो क्या है, भौतिक भौतिक है। अब उसको जब तक हम आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान आध्यात्मिक वस्तु को नहीं देख पाएंगे तब तक हम इस ज्ञान से कंपैरिजन करेंगे, तब तक कोई कहने मतलब किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए आप देखेंगे इस संसार में इनफाइनाइट तरीके के लोग हैं जिनका भगवान के बारे में डिफरेंट डिफरेंट मत है। कोई भगवान को कुछ मानता है, कोई भगवान को कुछ मानता है। लेकिन अल्टीमेटली अगर हम भगवत गीता के अनुसार चले और भगवान कृष्ण की बात माने तो भगवान कृष्ण डिटेल में खुद ही बता रहे हैं कि मेरा स्वरूप है, मेरा धाम है, मैं वहां पे रहता हूँ, आप भी आ सकते हो वहां पर। तो ये सारी चीजें अब इन पर क्या है, विश्वास की बातें हैं। तो ये विश्वास कैसे होएगा, वो इसीलिए हम इसको डिटेल में ये सेशंस हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि हम ये समझ पाए कि ये इंद्रियां क्या हैं। नहीं तो हमको ये कभी महसूस नहीं होता, हमको कभी ये प्रूफ नहीं होता कि हमारी इंद्रियां परफेक्ट हैं। हम ये प्रयास कर रहे हैं, आपको आपकी आंखों के सामने ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखो इन इंद्रियों से हम सब कुछ नहीं जान सकते, इसलिए क्या है ये इंद्रियां अपूर्ण हैं। और इसलिए हमने एक एक करके आपको डिटेल में बताया था कि कैसे ये इंद्रियां क्या हैं, अपूर्ण है। और अभी तक हम 3 इंद्रियों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। जैसे आईज के बारे में हमने ये प्रूफ कर चुके हैं कि आंखें क्या है, इम्परफेक्ट है। तो इन आंखें इम्परफेक्ट हैं, तो इन आंखों से हम भगवान को नहीं देख सकते जब तक कि दिव्य आंखें नहीं मिलेंगी। जैसे अर्जुन को आंखें मिली थी कुरुक्षेत्र के युद्ध में, भगवान को वो भी वैसे देख पा रहे थे, लेकिन जब विराट स्वरूप भगवान ने दिखाया तब अर्जुन देख नहीं पा रहे थे। तो भगवान ने क्या बोला, मैं आपको दिव्य दृष्टि देखता हूँ, दिव्य नेत्र देखता हूँ। तो जब दिव्य नेत्र भगवान कृष्ण ने दिए अर्जुन को, तब भगवान को वो देख पाए। उसी तरीके से हम भगवान के स्वरूप को नहीं देख पा रहे, तो वो क्या है, इसीलिए जब वो प्रोसेस बताई गई है भगवान के नामों का जप करके, उनके बारे में जान के, उनसे प्रेम करके, जब ये प्रोसेस हम धीरे धीरे करेंगे, इसमें ही लग जाएंगे 10-15 साल, तब कहीं विश्वास होने लगेगा भगवान कृष्ण के बारे में और थोड़ी थोड़ी चीजें पता चलने लगेंगी। मतलब नॉर्मल प्रोसेस बता रहे हैं, कोई हो सकता है जल्दी भी कर सकता है, बट जनरली ऐसा होता है। तो आंखों के बारे में हमने यही जाना कि आंखें क्या हैं, केवल व्यवहारिक ज्ञान तो दे सकती हैं, लेकिन सारे हम कोई व्यक्ति के हम सब कुछ जान सकते हैं नहीं, क्योंकि आंखें क्या हैं, सब कुछ नहीं जानती। इसका मतलब क्या है, इम्परफेक्ट हैं। और इसी तरीके से हमने कानों के बारे में समझा, कानों से भी हम क्या है, इस ब्रह्मांड के सारे साउंड वाइब्रेशन को नहीं सुन सकते। तो इसका मतलब कानों से भी हम क्या है, सारा ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। तो फिर कान भी क्या है, व्यवहारिक ज्ञान हम ले सकते हैं, जैसे हमने परसों डिस्कस किया था। तो ये भी क्या है, कान भी क्या है, हमारे इम्परफेक्ट हैं। ये भौतिक ज्ञान है, ये भौतिक कान है, इसलिए इम्परफेक्ट हैं। और कल हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि जो टच होता है, हम जो सेंस करते हैं इस स्किन के माध्यम से, तो उससे भी हम सब कुछ नहीं जान सकते, उससे भी हम सब कुछ महसूस नहीं कर सकते। डिटेल में कल हमने बताया था किन किन टेम्परेचर पे, मीडियम पे, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। एक्सपेरिमेंट भी करने को बोलो हमने डिस्कस किया था। तो ये भी क्या है, इससे भी हम व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बस इससे भी हम चाहें कि ब्रह्मांड के अंदर या हर किसी चीज को महसूस कर पाए, वो भी नहीं हम कर सकते इससे। तो आज हम डिस्कस करेंगे टेस्ट के बारे में, और फिर
परसों डिस्कस करेंगे नोज के बारे में। फिर हम समझेंगे, फिर नेक्स्ट इसके बाद कंक्लूजन सेशन में हम ये समझेंगे कि देखो एक एक करके इंद्रियां हमारी क्या है, इम्परफेक्ट हैं, क्योंकि ये जब तक हमारा नहीं महसूस होगा तब तक हम क्या है, भगवान पर विश्वास होएगा नहीं। तो अब हम टेस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। अब आप एक कल जैसे हमने एक एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था, आज भी एक एक्सपेरिमेंट डिस्कस करते हैं और आप करके देख सकते हैं इसको। आप एक क्या करिए, एक नींबू लीजिए, ठीक है, नींबू लीजिए और संतरा लीजिए और चीनी लीजिए, ठीक है। और क्या करिए, पहले आप संतरे का टेस्ट, ठीक है, हमको टेस्ट करना है संतरा मीठा है या खट्टा है, ठीक है। तो पहले हम क्या करें, हम जस्ट क्या कर रहे हैं, अपने टंग, देखो हम टेस्ट किससे करते हैं, कुछ भी चीज का स्वाद किससे लेते हैं, स्किन से नहीं ले सकते, कान से नहीं ले सकते, नाक से नहीं ले सकते, आंख से नहीं ले सकते, केवल टंग ही है। आप देखो है तो टंग भी किसी की बनी है, इसी इन्हीं एलिमेंट्स की बनी है, अर्थ वाटर फायर एयर स्पेस, लेकिन इसकी विशेषता क्या है कि ये स्वाद को क्या कर पाती है, टेस्ट कर पाती है। तो अब ये टेस्ट कैसे करेंगे, अब देखेंगे कि टेस्ट एक ही चीज इसको डिफरेंट डिफरेंट महसूस होगी, इसका मतलब ये एब्सोल्यूट नॉलेज नहीं दे पाएगी। ये एक टेस्ट है, आप करके देख सकते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करिए, आप सबसे पहले नींबू खाइए। नींबू खाने के बाद, नींबू खट्टा होता है ऑब्वियसली, संतरे से ज्यादा नींबू से ज्यादा संतरा खट्टा नहीं हो सकता, इसलिए आप पहले क्या खाइए, नींबू खाइए। नींबू खाने के बाद क्या होगा, रस उसका आप टेस्ट करेंगे तो खट्टा खट्टा लगेगा, और जीभ का मीडियम कैसा हो जाएगा, एकदम खट्टा खट्टा। अब थोड़ा वो संतरा आप टेस्ट करिए, संतरे के कुछ कुछ पीस आप खाइए, तो संतरा कैसा लगेगा आपको, मीठा लगेगा। क्यों मीठा लगेगा, क्योंकि आपने पहले टंग का मीडियम चेंज कर दिया और वो संतरा मीठा लग रहा है अभी, ठीक है। अब ये देखो, एक पहला संतरा अभी मीठा लग रहा है, अब क्या करिए, पानी पीजिए और चीनी खाइए थोड़ा मीठा खाइए, क्योंकि चीनी क्या है, चीनी संतरे से ज्यादा मीठी होती है। तो जब हम चीनी खाएंगे तो हमारी टंग का मीडियम क्या हो जाएगा, माध्यम क्या हो जाएगा, मीठा हो जाएगा। और अब मीठा खाने के बाद अब अगर संतरा हम खाएंगे तो संतरा कैसा लगेगा, खट्टा लगेगा। अब आप बताओ संतरा खट्टा है या मीठा है ना। लेकिन एक ही टंग, वही टंग हमारी संतरे के बारे में क्या बोल रही है, कभी बोलती है कि ये खट्टा है, कभी बोलती है मीठा है ना। हो सकता है इसकी वजह से लड़ाई हो जाए, दो लोग बोलेंगे नहीं नहीं, अगर कोई व्यक्ति हो उसने पहले क्या किया हो, पहले चीनी खा रखी हो, और वो वही दो संतरे, सेम संतरे, एक ही संतरे में से दो पीस उसको दिए जाएं, दो पीस इसको दिए जाएं। पहले व्यक्ति ने क्या किया, पहले व्यक्ति ने चीनी खाई है, दूसरे व्यक्ति ने क्या किया, पहले नींबू खाया। अब दोनों व्यक्ति संतरा खाएंगे तो दोनों से पूछा जाए संतरा कैसा है, तो जिसने पहले क्या है, नींबू खाया, वो बोलेगा संतरा मीठा है, बहुत मीठा है। और जिसने चीनी, वो कहेगा क्या, संतरा क्या है, खट्टा है। तो अब बताओ, दो व्यक्ति सेम संतरा, दोनों लोग क्या ज्ञान दे रहे हैं, इस जीव के माध्यम से क्या बोल रहे हैं, एक ही संतरे के बारे में बोल रहे हैं क्या, कि ये मीठा है, ये खट्टा है। तो आप देखिए कि जैसे एक सिंपल एक्सपेरिमेंट किया, इस एक्सपेरिमेंट करने में कुछ खर्चा नहीं होगा है ना, आपके घर पे सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन आप कुछ रियलाइज कर सकते हैं। अब आप सोचो, जस्ट हमने एक छोटी सी चीज संतरे के बारे में टेस्ट करने के लिए हमने जस्ट इस टंग के बारे में थोड़ा सा हमने एनालिसिस किया, तो टंग ने दो इंफॉर्मेशन देना स्टार्ट की एक ही ऑब्जेक्ट के बारे में, और हो सकता है उन दोनों में लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए कि नहीं मीठा है खट्टा है, और क्या खट्टा मीठा है, वो तो है ना, वो तो आपके टंग का मीडियम चेंज कर दिया, इसलिए प्रॉब्लम हुई। तो इसकी वजह से हमने अभी क्या समझा कि ये टंग भी क्या है, रिलेटिव नॉलेज देती है। रिलेटिव का मतलब है कि जब तक माध्यम चेंज नहीं किया तब तक तो दोनों व्यक्ति, अगर दोनों व्यक्ति पानी पीने के बाद, या फिर दोनों व्यक्ति सेम मीडियम रखा जाए, दोनों व्यक्ति के टंग का सेम मीडियम, मान लो पानी पिए, पानी उसको भी दिया जाए, पानी इसको भी दिया जाए, फिर क्या संतरा खाया जाए, तो दोनों लोग क्या बोलेंगे, संतरा बहुत, मतलब जो स्वाद होगा उसका नेचुरली
वो बोलेगा कि हाँ संतरा ऐसा ही है, तो कन्विंस हो जाएंगे। लेकिन दोनों व्यक्ति की टंग का मीडियम चेंज कर देते हैं तो क्या हो जाता है, संतरा खट्टा मीठा हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस टंग से भी क्या है, इस जीभ से भी हम हर चीज का स्वाद पता नहीं कर सकते, हर चीज का नहीं पता कर सकते। देखो किस पे, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। क्यों? अगर इसका, क्योंकि स्किन की बनी है, जो भी चीज स्किन की बनी होगी उसकी लिमिट है, एक लिमिटेड टेम्परेचर में ही वो स्वाद का पता लगाया जा सकता है। अगर मान लो बहुत गरम गरम सब्जी आप खा लोगे, फिर क्या जीभ जल जाती है। फिर देखो वही चीज खाते हैं, वही सब्जी जो खाएंगे, फिर क्या कैसी लगती है फिर वही सब्जी उसका स्वाद ही अलग लगने लगता है तो टेम्परेचर, दूसरा मीडियम, माध्यम पे डिपेंड करता है, हमारे टंग का माध्यम क्या है, फर्स्ट मीडियम क्या है, उस पर डिपेंड करेगा दूसरा मीडियम का टेस्ट। तो इस तरीके से हमने अभी तक देखो एक एक करके 4 सेंसेस के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया। आंख के बारे में, कान के बारे में, फिर स्किन के बारे में, और आज हमने डिस्कस किया किसके, इस जीव के बारे में। और अभी तक हम इस एनालिसिस पे पहुंचे हैं कि ये 4, और हमने ये भी बताया था प्रारंभ में कि केवल 5 ही ये नॉलेज गेनिंग सेंसेस हैं, और किसी से ज्ञान नहीं प्राप्त किया जा सकता है ना। मतलब डायरेक्ट सेंस परसेप्शन में ये 5 इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, टंग और स्किन। इन्हीं 5 इंद्रियों से ही नॉलेज गेन की जा सकती है, डायरेक्ट सेंस परसेप्शन। मतलब अगर हम डायरेक्टली हम ये सोचे कि हम अपने आप ही अब नॉलेज प्राप्त करेंगे, मैं अपने आप ही सब कुछ जान जाऊंगा, तो ऐसा बड़ा मुश्किल है। अगर हम ऐसा प्रयास करेंगे तो कुछ समय बाद विफल हो जाएंगे, क्योंकि हम धीरे धीरे करके यही समझ पाए अभी तक कि हमारी इंद्रियां क्या हैं, एक एक करके परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्ट हैं। और कल हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे किसके बारे में, इस एक टंग, एक सेंस और बची है, वो है क्या, स्मेलिंग पावर, नाक, नोज। उसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि नोज से हम क्या पता कर सकते हैं और ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर सकती है। तो हम यही जान पा रहे हैं। अब देखो एक एक करके यही प्रूफ हो रहा है कि हमारी सारी की सारी इंद्रियां क्या हैं, इम्परफेक्ट हैं। अब आप देखो, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी यहाँ पे बताना चाहता हूं, जो कि इन सेंसेस का क्या है, कल हम प्रूफ तो करेंगे वो सारी चीजें, बट उससे पहले मैं आपको एक और चीज, अगर हमारी सेंसेस इम्परफेक्ट हैं, ठीक है ना, ये प्रूफ हो रहा है, अभी तक हो चुका है, एक सेंस और बची है तो वो हम कल कर देंगे। पांचों के पांचों इंद्रियां जो डायरेक्ट सेंस परसेप्शन में हम, पांचों की पांचों इंद्रियां क्या हैं, इम्परफेक्ट हैं। अब इम्परफेक्ट सेंसेस से हम, और भगवान क्या है, परफेक्ट हैं। ये भगवान के द्वारा बनाई गई चीज, हर चीज परफेक्ट होती है, और भगवान भी परफेक्ट हैं। और इस संसार में जो भी नॉलेज है वो इन इंद्रियों से हम नहीं प्राप्त कर सकते। अब ये हमारा लिमिटेशन है यहाँ पर। अब जब हमारी इंद्रियां, इसीलिए तो बोला जाता है, अब देखो हम कभी भी परफेक्ट नहीं बन सकते, क्यों? क्योंकि हमारी चीजें इम्परफेक्ट हैं। अब सोचो जब इंद्रियां इम्परफेक्ट होंगी तो इनसे ज्ञान ज्ञान भी क्या होगा, इम्परफेक्ट होएगा। कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होगा। परफेक्ट, जब हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में सही नहीं जान पाएंगे तो क्या होगा, कंफ्यूजन होगा ना। जिस तरीके एग्जांपल दिया संतरे के बारे में, तो एक व्यक्ति खट्टा बता रहा है, दूसरा व्यक्ति मीठा बता रहा है, मतलब कंफ्यूजन है नॉलेज में। एक व्यक्ति संतरे के बारे में कुछ और ज्ञान दे रहा है, दूसरा व्यक्ति संतरे के बारे में कुछ दूसरा ज्ञान दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ मतलब क्या, इसका मतलब क्या हुआ, या तो दोनों व्यक्ति गलत है, या फिर मतलब कहीं ना कहीं समस्या है ना। तो इम्परफेक्ट सेंसेस की वजह से क्या होता है, हम इल्यूजन में पड़ जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि इल्यूजन में क्यों पड़े व्यक्ति, इल्यूजन में इसलिए पड़े कि पता नहीं लगा। इल्यूजन व्यक्ति को कब होता है, इल्यूजन व्यक्ति भ्रम कब होता है। अब देखो जैसे मान लो कोई व्यक्ति अंधेरे में जा रहा हो, अंधेरे में जा रहा हो और गलती से रस्सी पड़ी हो और रस्सी पे पैर लग जाए उसका,
तो एकदम वो सोचता है अरे कहीं ऐसे उसे लगता है अरे सांप तो नहीं है उसे आभास होने लगता है, एकदम डर के भागने लगता है ना। इसीलिए तो आप देखो अंधेरे में व्यक्ति क्योंकि कुछ आंखों से देख नहीं पाता, और पहले कुछ भी अगर देखा है उसे, वो कई सारे फैक्टर्स उसे नजर आते हैं। पहले अगर उसने सांप देखा है, कुछ भी देखा है, तो अंधेरे में क्या होता है कुछ भी टच हो तो एकदम उसे डर लगने लगता है, या फिर कुछ एकदम सांप का आभास होने लगता है। और जब लाइट हो और रस्सी पड़ी हो तो फिर क्या होगा तो डरेगा नहीं। इसलिए आप देखो जब उजाला होता है तो व्यक्ति को इतना डर नहीं लगता, अंधेरे में व्यक्ति को जाने को क्या लगता है, डर लगता है। डर क्यों लगता है, क्योंकि वो भ्रम में है, इल्यूजन में है, अज्ञान में है क्योंकि व्यक्ति का नॉलेज नहीं है उसको ऑब्जेक्ट के बारे में, भ्रमवश उस रस्सी को सांप समझ रहा है, तो सांप की वजह से क्या है उससे डर लगने लगता है। तो पहला कंसेप्ट, इंद्रियां इम्परफेक्ट होने की वजह से व्यक्ति क्या है, भ्रमित हो जाता है। हाँ, भ्रमित कहां से होता है, देखो ये कंफ्यूजन कहां से क्रिएट होती है। आप देखो हम जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, जैसे आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहती है आप ये नहीं बोल सकते कि मैं अपने बिजनेस के बारे में 100% जानता हूँ, क्योंकि आप जानोगे तब तक और बिजनेस बढ़ जाए और पॉलिसी चेंज हो जाएगी और कुछ हो जाएगा। और आप देखोगे एक ही क्लास में एक ही प्रोफेसर पढ़ा रहा है, लेकिन उसके 100 स्टूडेंट है क्लास में, तो 100 स्टूडेंट में से अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग तरीके से समझ जाते हैं कि एक ही सब्जेक्ट मैटर को, और एक ही व्यक्ति पढ़ा रहा है जब तक तो क्योंकि वो अपनी अपनी इंद्रियों के हिसाब से अपना अपना ज्ञान ले रहे हैं, उसकी वजह से क्या होता है। इसलिए लास्ट में आप देखो क्वेश्चन आंसर किस लिए रखे जाते हैं, क्वेश्चन आंसर इसीलिए रखे जाते हैं जिससे कि ये पता है लगा जा सके कि हम जो बता रहे हैं वो उनको समझ में आया कि नहीं आया, गलत तो नहीं समझ लिया कहीं। तो ये भ्रम होता है, इम्परफेक्ट सेंसेस की वजह से क्या होता है, भ्रम होता है। और भ्रम के आगे दो चीज और हैं, वो हम कल डिस्कस करेंगे इस सेंस के साथ में, जब हम ये प्रूफ कर देंगे सारी सेंसेस क्या है, इम्परफेक्ट है। नाक के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और फिर और ये दो चीज और प्रूफ करेंगे क्या, कि जब अब भ्रम कैसे होएगा वो कुछ चीजें और दिखाएंगे हम आपको, एकदम प्रूफ करेंगे कैसे भ्रम होता है। तो पहले मैं वो सीक्वेंस एक आपको बता देता हूं। मतलब इम्परफेक्ट सेंसेस की वजह से क्या होता है, व्यक्ति भ्रमित होता है। अब आप देखो जब कोई व्यक्ति भ्रमित होगा, उसे पता नहीं होगा कि ये क्या करना है क्या नहीं करना, उस ऑब्जेक्ट के बारे में भ्रम होगा आपको। जब व्यक्ति को भ्रम होगा, उसके बारे में कंफ्यूजन होगा, इल्यूजन होगा, तो क्या होता है, फिर उसके बाद गलती करने की संभावना आ जाती है है ना। इसलिए आपको बोला जाता है टू एरर इज ह्यूमन, गलती करना मनुष्य का स्वभाव है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता कि मैं गलती नहीं करता तो गलती हम क्यों करते हैं, यहां पर इसका रीजन है क्योंकि हमारी सेंसेस क्या है, इम्परफेक्ट हैं। और इम्परफेक्ट सेंसेस की वजह से हम क्या कर पाते हैं, परफेक्ट नॉलेज नहीं ज्ञात कर पाते। परफेक्ट नॉलेज मतलब थिंग्स, टू नो द थिंग्स एज दे आर, जैसे वस्तु हैं जैसे चीजें हैं वैसे ज्ञान नहीं हम मिल पाता। उसकी वजह से क्या होता है, हमको भ्रम हो जाता है। और भ्रमित होने की वजह से क्या होता है, हमारी गलतियां करने की संभावना क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। आप देखो जितना किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में या किसी भी बिजनेस के बारे में जितना आप क्लियरिटी से आप जानते होंगे, उतनी गलती करने की संभावना कम होगी, और जितना कम जानेंगे उतनी गलतियां करने की संभावना ज्यादा हो जाती है। और एक लास्ट, जब हम गलती करते हैं तो फिर क्या होता है कोई भी व्यक्ति अपनी गलती को बताना नहीं चाहता, छुपाना चाहता। तो यहां से क्या स्टार्ट होता है, चीटिंग प्रोपेंसिटी। व्यक्ति क्या करता है, फिर चीट करता है, फिर धोखा देता है। तो ये चार दोष किसके अंदर हैं, एक ह्यूमन बीइंग के अंदर हैं। और कल डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे, तो फिर हमें समझ में आएगा कि ये इम्परफेक्ट सेंसेस और जो डायरेक्ट सेंस परसेप्शन कहाँ केवल व्यवहारिक ज्ञान में तो प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन हम सोचे कि हम सब कुछ जान लेंगे ब्रह्मांड और छोटे छोटे पार्टिकल के बारे में, ऐसा संभव नहीं है इस प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, तो आज के सेशन को हम यहीं पर विराम करते हैं, और कल हम और जानेंगे नेक्स्ट सेंस नाक के बारे में, और ये चार जो पैरामीटर है उनके बारे में डिटेल में और डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।
और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।